आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य बीए थर्ड ईयर पेपर्स फर्स्ट। अब से पहले हमने आगे को पढ़ा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गजानन माधव मुक्तिबोध को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ 1917 में, यानी अंग्रेजों के वक्त, अंग्रेजों का शासन था, और मृत्यु हुई 1964 में। तो लगभग 47 साल की उम्र तक इन्होंने सेवाएं दी, हिंदी साहित्य को अपना योगदान दिया। बहुत विडंबना की बात है कि बहुत अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी कविताएं इनकी मृत्यु के बाद हिंदी साहित्य में छा गई। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि 20वीं सदी में हिंदी साहित्य के दो महान कवि हुए हैं, पहले निराला जी और दूसरे गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा बदल दी, हिंदी साहित्य के ट्रेंड बदल दिए। हिंदी साहित्य में लोगों के सोचने समझने का विचारधारात्मक स्तर पर बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया। तो देखते हैं जीवन परिचय। जन्म इनका हुआ मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, मराठी ब्राह्मण परिवार में। पिता थानेदार थे और इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1938 में उन्होंने होलकर कॉलेज से बीए पास किया और 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए पास किया। एमए करने से पहले ये कवि के रूप में कविताएं लिखने लग गए थे, क्योंकि 1943 में तार सप्तक आया था। 1943 में जो तार सप्तक आया था, उस तार सप्तक में इनकी रचनाएं छपी थी। 1943 का ये तार सप्तक फेमस है, इसमें इनकी रचनाएं छपी थी। हाँ, मुक्तिबोध ने आजीविका के लिए बहुत संघर्ष किया। देखो, स्कूल की मास्टरी से लेकर कॉलेज के प्राध्यापक होने के बीच इन्होंने नौकरियां बदली, कई बार नौकरियां बदली। पहले स्कूल में मास्टर थे, फिर कॉलेज में प्राध्यापक यानी लेक्चरर हो गए, बीच बीच में किसी अखबार में संपादक भी हो गए, कोई पत्रिका में काम करने लग गए। इनकी विचारधारा के कारण इनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। 1945 में वाराणसी से प्रकाशित होने वाले साहित्य हंस के संपादक नियुक्त हुए। हंस बड़ी पत्रिका थी, उसके संपादक ये बने। 1948 में वे नागपुर आए और सूचना तथा प्रकाशन विभाग, आकाशवाणी व नया खून में काम किया। सूचना प्रसारण विभाग में काम किया, आकाशवाणी में काम किया, नया खून में काम किया। मुक्तिबोध ने कविता की शुरुआत 1935 से की। मुक्तिबोध ने कविता की शुरुआत कब की? 1935 से। सन 1935 से 1939 के बीच लिखी गई उनकी प्रारंभिक कविताएं कर्मवीर और वाणी आदि पत्रिकाओं में छपी। कर्मवीर में छपी, जो माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी, और वाणी में इनकी कविताएं छपी। और इस दौरान की कविताओं पर माखनलाल चतुर्वेदी की शैली और संवेदना की छाप देखी जा सकती है। शुरू में जब कोई लेखक लिखता है तो उस पर किसी की छाप होती है, तो इन पे माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं की और छायावादी कविताओं की छाप थी। सन 1942-43 के बीच लिखी गई अनेक महत्वपूर्ण कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में संकलित हैं। हम बात कर रहे थे अभी तार सप्तक की। इसमें 7 कवियों की रचनाएं थी, इसको बोलते हैं तार सप्तक, और ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखो आगे। जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका एक काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुआ, और मरने के बाद सन 1979 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भूरी भूरी खाक धूल प्रकाशित हुआ। तो जब तो एक तो इनके 2 ही काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला जब ये मृत्युशैया पर थे 1964, चांद का मुंह टेढ़ा है, और दूसरा उनके मरने के बाद भूरी भूरी खाक धूल।
उससे पहले इनकी कविताएं पत्रिकाओं में छपती रही, कोई काव्य संकलन नहीं आया। इनके मरने के बाद मुक्तिबोध रचनावली यानी इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन एक जगह पर इकट्ठा एक जाय करके नेमिचंद्र जैन ने मुक्तिबोध साहित्य के नाम से पाठकों के सामने रखा। मुक्तिबोध नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। उनके पास एक वैज्ञानिक तथा सुसंगठित मार्क्सवादी जीवन दृष्टि है। देखो, और कई तरह की विचारधाराएं साहित्य में और राजनीति में संचालित है। उदारवादी, दक्षिणपंथी, मार्क्सवादी, तो इनमें से जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको बोलते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा, और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको बोलते हैं उदारवादी विचारधारा, और जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है। तो इन विचारधाराओं के पीछे लेखक भी गोलबंद हुए, लेखकों ने भी अपनी विचारधाराएं बनाई। तो जो मुक्तिबोध हैं उनकी विचारधारा मार्क्सवाद से प्रभावित थी। वे विरोध के कवि हैं, विरोध करते हैं, रूढ़ियों का विरोध, गलत चीज़ों का विरोध, सरकार और अन्याय का विरोध। लिखा ना, अन्याय का साथ देने वाली शक्ति के खिलाफ उन्होंने अपने तरीके से संघर्ष किया। उनके यहाँ आंतरिक और बाह्य दोहरा संघर्ष दिखाई देता है। वो खुद से भी संघर्ष करते हैं, वो खुद की कमियों से लड़ते हैं। वो अभी मान लो हमारे यहाँ देवली में किसानों का आंदोलन हो रहा है। अब आप में से कई विद्यार्थी उसके पक्ष में हो सकते हैं, कई विद्यार्थी उसके विपक्ष में हो सकते हैं, कई विद्यार्थी तटस्थ हो सकते हैं। आपकी जगह मुक्तिबोध होता तो वो इस किसान आंदोलन के पक्ष में होते हैं। लेकिन जब आप आंदोलन में जाते हो तो डर भी होते हैं। आपका एक मन कहता है कि दूर रहो, पचड़ों में मत पड़ो। आपकी सुख सुविधाएं छीन सकती हैं, परिवार तबाह हो सकता है, कई तरह के डर होते हैं, आपकी रोजी रोटी पे आंच आ सकती है। तो फिर आपका जो एक मन है वो आपको रोकेगा, और दूसरा मन, नैतिक मन, कहेगा चलो संघर्ष में हिस्सा लो। तो इस वक्त आपके अंदर द्वंद्व खड़ा होगा और खुद से ही संघर्ष पैदा हो जाएगा, खुद से ही संघर्ष चालू हो जाएगा। एक संघर्ष खुद से होगा, दूसरा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से होगा, व्यवस्था से होगा। तो यही है दोहरा संघर्ष, यही है दोहरा संघर्ष जो मुक्तिबोध की कविताओं में हमको दिखाई देता है, खासकर अंधेरे में और भ्रम राक्षस कविता में। विरोध करना उनका काम था, अन्याय अत्याचार के खिलाफ विरोध करते थे, और उनके यहाँ पे दोहरा संघर्ष है। इस संघर्ष में मुक्तिबोध को जनता की शक्ति पर भरोसा है। मुक्तिबोध जनता के कवि हैं। कवि, अभी मैंने बताया कि विचारधाराओं से संचालित होते थे। कुछ कवि हैं जिनकी कोई विचारधारा है नहीं, लेकिन 1950 के लगभग जब दुनिया दो भागों में, दो विचारों के स्तर पर दो भागों में बट गई थी, तो अधिकांश कवियों ने अपने अपने दल चुन लिए थे। अधिकांश कवियों ने अपनी अपनी विचारधाराएं चुन ली थी। स्वतंत्र रहना या तटस्थ रहना अच्छा नहीं माना जाता था। मुक्तिबोध उस काल में लिख रहे थे, और वो सोवियत रूस वाले खेमे के पक्ष में लिख रहे थे, जो किसानों और मजदूरों और शोषण के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियों के साथ दे रहे थे, जो मार्क्सवाद में विश्वास रखते थे। अमेरिका के पूंजीवाद के खिलाफ जो समाजवाद की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पक्ष में खड़े हैं मुक्तिबोध। अन्याय के खिलाफ खड़े हैं मुक्तिबोध, और इस संघर्ष में उनको जनता की शक्ति पर भरोसा था। जो पूंजीवादी खेमा था वो भीड़ को खतरा मानता था, भीड़ से दूर भागता था, अकेला रहना पसंद करता था, व्यक्तिवादी था। इस व्यक्तिवाद के खिलाफ मार्क्सवादियों ने समाजवाद का नारा दिया, और मुक्तिबोध इसी समाजवाद के समर्थक थे, इसी मार्क्सवाद के समर्थक थे। उनको भीड़ पर भरोसा था। वो कवि जो भीड़ से भागते थे, डरते थे, उनका विरोध किया, और भीड़ इनको अच्छी लगती थी, जो जनता की प्रतीक थी, और जनता की शक्ति में इनको भरोसा था। उन्होंने लिखा है अपनी कविता में, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ। ये देखो, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती। जो लोग भीड़ से दूर भागते हैं, जनता से दूर भागते हैं, व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिनिष्ठ हैं,
तो उन व्यक्तिनिष्ठ कवियों से या व्यक्तिनिष्ठ लोगों से या इस तरह की विचारधारा से मुक्तिबोध का विरोध है। वो बोलते हैं कि अगर मुक्ति पानी है तो वो सबके साथ ही मिलेगी, अकेले में नहीं मिलेगी। वे मूलतः लंबी कविताओं के कवि हैं। देखो, मुक्तिबोध छोटी छोटी कविताएं नहीं लिखते, बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं। और अंधेरे में कविता तो कई पन्नों की है, कई पन्नों की है, 30 से 40 से ज़्यादा पन्नों की पेजेस की कविता है ये। और ब्रह्म राक्षस भी एक बड़ी कविता है। और इनको लगता था मुक्तिबोध को कि मैं छोटी कविता लिख ही नहीं सकता, क्योंकि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो उसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है। और इस तरह से कड़ियाँ जुड़ती जाती है और कविता लंबी होती जाती है। और अगर मैं छोटी कविता लिखूँगा तो वो अपूर्ण होगी, मैं केवल बड़ी कविताएँ ही लिख सकता हूँ। तो ये बड़ी कविता के कवि हैं, लंबी कविताओं के कवि हैं। किसी कथात्मक आख्यान का सहारा लिए बिना ही, कोई कहानी भी नहीं है इनकी कविताओं में, किसी कहानी का सहारा लिए बिना ही कल्पना और फैंटेसी के सहारे उन्होंने लंबी कविताओं की रचना की। लंबी कविताएं कैसे बनाई उन्होंने? बिना कहानी का कोई कहानी नहीं है इनकी कविताओं में, केवल इमेजिनेशन, कल्पनाएं और फैंटेसी। फैंटेसी शब्द अभी गानों में खूब चला ना 2-3 साल पहले। ये देखो, फैंटेसी शब्द मनोविज्ञान का शब्द है और ये मुक्तिबोध की कविताओं में 1940 में ही प्रयोग में हो रहा था। तो मुक्तिबोध ने फैंटेसी के सहारे अपनी लंबी कविताओं की रचना की है। फैंटेसी यानी स्वैर कल्पना, मनमानी कल्पना। देखो, फैंटेसी यानी स्वैर कल्पना, इसको हम बोल सकते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। फैंटेसी यानी मनमानी कल्पना को बोलते हैं फैंटेसी। हाँ, बिना किसी कहानी का सहारा लिए उन्होंने बड़ी लंबी कविताएं लिखी है। ऐसा करना मुश्किल होता है। देखो, यहाँ लिखा है ना, फैंटेसी मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति का अनिवार्य माध्यम थी। यानी वो कविता लिखेगा तो फैंटेसी आएगी ही आएगी। जैसे उनकी एक कविता है अंधेरे में, उसका नायक भागता है, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़, इस तरह की लाइनें आती हैं। उसको गांधी जी मिलते हैं, गांधी जी उसके हाथ में एक बच्चा देते हैं। वो बच्चा लेखक अपनी गोदी में कंधे पे ले लेता है। वो अचानक एक बंदूक बन जाता है। बंदूक बाद में फूलों के गुलदस्ते में तब्दील हो जाती है। जब कविता आगे बढ़ती है तब तो कोई पूछ सकता है कि ये कैसे हो गया। तो ये है फैंटेसी, ये है फैंटेसी, यह है मनमानी कल्पना। फैंटेसी में लेखक को छूट होती है मनमानी कल्पना करने की, हालांकि इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे गांधी जी लेखक के हाथ में बच्चा देते हैं तो ऐसा माना गया, लेखकों ने, आलोचकों ने ये अनुमान लगाया कि ये बच्चा नहीं है, ये देश को मिली हुई आज़ादी है, जो नई नई आज़ादी मिली है। जब वो बच्चा बंदूक में बदलता है तो इस प्रतीक का ये अर्थ लगाया आलोचकों ने कि आज़ादी के टाइम पे हमने सोचा था कि सबको रोटी मिलेगी, सबका पेट भरेगा, सबको छत मिलेगी, सबको स्कूल मिलेगी, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, लेकिन आज़ादी का लाभ कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले हो गए, कुछ लोग अभी भी गरीब थे और गोरे चले गए, गोरों की जगह काले बैठ गए, लेकिन हमारा कुछ समाज परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? विद्रोह हो गया, नक्सलवाड़ी जैसे आंदोलन हो गए, लोगों का आज़ादी से मोह भंग हो गया। और इस मोह भंग के परिणाम स्वरूप लोगों ने हथियार उठा लिए। तो गांधी जी ने गोद में जो बच्चा दिया था वो लेखक के कंधे पे बंदूक बन गया, यानी अब जनता विद्रोह करेगी, विरोध करेगी, और बंदूक एक फूल में बदल गई, यानी बंदूक का विद्रोह का नतीजा क्या होगा? क्रांति। और फिर क्या होगा? नई व्यवस्था जो फूलों के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। तो ये मुक्तिबोध की कल्पना थी, ये फैंटेसी के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। अभी हम लकड़ी का रावण कविता पढ़ेंगे तो इस फैंटेसी को समझेंगे कि किस तरह से फैंटेसी खुलती है, इसके अर्थ किस तरह से खुलते हैं। अपने समय के गतिशील जटिल यथार्थ को वे जिस तरह उभार कर सामने रखना चाहते थे वो फैंटेसी के माध्यम से ही संभव था। सच्चाई बहुत जटिल थी और उसको वो सामने रखना चाहते थे तो फैंटेसी के माध्यम से ही वो संभव था।
आज़ादी के बाद की सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति मुक्तिबोध के यहाँ जटिल रूप में मिलती है। काव्यात्मक भाषा के दायरे को तोड़कर मुक्तिबोध ने अपने कथ्य के अनुरूप काव्य भाषा का निर्माण किया है, लेकिन भाषा के प्रति जो जागरूकता व सजगता निराला के यहाँ देखने में मिलती है वो मुक्तिबोध के यहाँ पे नहीं है। उनकी भाषा में एक रूपता और एक रसता अधिक है। भाषा थोड़ी सी कमज़ोर है, एक रस है। अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाषा नहीं है, एक जैसी भाषा है। जैसे निराला कविता लिखते हैं, कहीं संस्कृत निष्ठ, कहीं देशज। अगर हम कुकुरमुक्ता पढ़ेंगे तो देशज एकदम गंवार गांव की भाषा के शब्द आते हैं। ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, बेसुन बे गुलाब, जो तूने पाई है खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, दाल पर इतरा रहा है कैपिष्ट लिष्ट। तो ये जो भाषा है ये एकदम गांव की है। अबे सुन बे गुलाब, गुलाब को कुकुरमुत्ता बोलता है, अबे सुन बे गुलाब, तो ये तो लैंग्वेज बिल्कुल गंवारू है। और दूसरी तरफ राम के शक्ति पूजा पढ़ते हैं, विदांग बद्ध को दंड मुष्ट खर रुधिर स्राव, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर, रवि हुआ अस्त। तो ये जो भाषा है यानी सूर्यास्त हो गया और ज्योति के यानी प्रकाश के पत्र पर यानी उसके पत्ते पर दिन मानो कोई प्रकाश का पत्ता हो और उस पर आज का राम और रावण का अपराजय समर यानी युद्ध लिखा रह गया। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, ये संस्कृत निष्ठ है। तो ये परिवर्तन निराला ही कर सकते थे। मुक्तिबोध के यहाँ पे ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इनकी भाषा की ये कमजोरी है कि वो एक रस है, एक समान है। इनका मुख्य जोर था कंटेंट पे कि मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा से ज़्यादा मतलब नहीं था, जो कहा जा रहा है उससे ज़्यादा मतलब था। ये दोनों में अंतर बताया गया है। अब कल हम पढ़ेंगे लकड़ी का रावण। आज परिचय, कल से कविता शुरू करेंगे। धन्यवाद।